हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वर्ण, स्वर, व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण और वर्णमाला पढ़ाई थी, उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देखिए। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम उस प्रश्न को ज़्यादा समय न लेते हुए उस प्रश्न के पास चलते हैं। ऊष्म व्यंजन हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ऊष्म व्यंजन क्या है पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ और मेरा पिछला वीडियो देखें। उससे आप लोगों को शुरू से समझने में हेल्प मिलेगी। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस चैनल से जुड़िए ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, ऊष्म व्यंजन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मैंने बताया था श, श और ह, यानी ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, यानी ये षटकोण श। तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था व्यंजन के बारे में। तो हिंदी में कुल 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, यानी ये सारे मिला के कितने हो गए? 33। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं। जिन स्वरों को मैंने बताया था कि जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। जो मैंने बताया था अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, ये भी मैंने बताया था, और कौन कौन से होते हैं ये भी बताया है, आज फिर बता रही हूँ। तो ये चारों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं और इन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओ कैसा के अंतर्गत आता है? जब हम लोग ह्रस्व और दीर्घ में तुलना कर रहे थे तो जो कम समय में बोला जाता है वो स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन जिसको बोलने में उससे दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो ओ को बोलने में दुगना समय लगता है, ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श, तो क्या बन जाएगा? छत्री छ। ठीक है, तो ये 2 व्यंजनों से मिलके बना, यानी इससे और भी अगर हम क्षत्रिय लिखेंगे तो और व्यंजन मिलाने पड़ेंगे, यानी जितना भी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर जो नए शब्द का निर्माण होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? मैंने पिछले वीडियो में स्वर के बारे में बताया था कि वो केवल अपने होते हैं, उनमें किसी वर्ण की, किसी व्यंजन की, किसी चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें बोलने में हवा एकदम आसानी से बाहर निकलती है, तो वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें सही आंसर क्या होगा? स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, क्योंकि उसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूँ कि ये क को और छोटा करिए तो ये छोटा नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि अ को और छोटा करिए तो ये छोटा नहीं होगा। तो ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। दांत से उच्चरित होने वाला शब्द, दांत से जो शब्द उच्चरित होते हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? त, थ, द, ध, यानी ये त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ, इं, यानी
तालु से शब्द इतना, ये पांचों शब्द तालु से उच्चारित होता है। तो इनमें से आप लोग गेस करिए कौन सा होता है, यानी ज। आंसर क्या होगा, ज। मूर्धा से उच्चारित होने वाला शब्द कौन सा होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी ये पांचों शब्द मूर्धा से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। तो इनमें से आप लोग ढूंढिए इसमें से कौन सा होता है, ठ, यानी ठ जो है वो मूर्धा से उच्चारित होने वाला शब्द है। कंठ से उच्चारित होता है, कंठ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंठ से उच्चारित होने वाला शब्द कौन कौन सा होता है। कंठ से उच्चारित होने वाला शब्द होता है घ, यानी घ वो शब्द है जो कंठ से, आप लोग उच्चारण करके खुद भी देख सकते हैं कि घ, जब मैं घ बोल रही हूँ तो मेरा कंठ काम कर रहा है, यानी घ, घ केवल कंठ से उच्चारित होने वाला शब्द है। च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान तालु है। च, जब हम लोग च बोल रहे हैं तो हमारे जेवा तालु पे लग रहे हैं, यानी ये च का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अंतस्थ व्यंजन है, अभी अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को, य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जब अंतस्थ व्यंजन ये सब है तो इनमें आप लोग ढूंढ लीजिए, यानी ल, ये ल जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ओष्ठ से उच्चारित होता है, ओठ से उच्चारित होता है, कौन सा शब्द इसमें से उच्चारित होता है ओठ से, प, फ, ब, भ, यानी ये चारों वर्ण जो है ओठ से उच्चारित होते हैं। तो इसमें से कौन सा है, प, आप लोग मैं बोल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं प, प, यानी जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे दोनों ओठ एक दूसरे से टकरा रहे हैं, यानी ये ओठ से उच्चारित होने वाला शब्द है। आगे बढ़ते हैं। थ किस वर्ग का व्यंजन है, थ, जब हम लोग 25 पंचमाक्षर पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि 5 वर्ग होते हैं जिनमें 25 वर्ण होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं। तो 25 व्यंजनों में थ किस वर्ग का व्यंजन है, तो त, थ, द, ध, न, तथ, दध, न, यानी त किस वर्ग का है, थ किस वर्ग का है, त वर्ग का। छ वर्ण किसके योग से बना है, छ वर्ण किसके योग से, क्षत्रिय छ किसके योग से बना है। संयुक्त व्यंजन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि क प्लस षटकोण स प्लस अ, यानी ये तीनों मिला के क्षत्रिय छ का निर्माण करते हैं, ठीक है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती, जब हम लोग घ का उच्चारण करते हैं, घ केवल गले से कंठ से बोलते हैं तो हम लोगों की जिह्वा तालु के पास बिल्कुल नहीं जाती है, इसलिए तालु से नहीं टकराती है। तो घ व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा तालु से बिल्कुल नहीं टकराती है। स्पर्श वर्ण कितने हैं, स्पर्श वर्ण मैंने बताया था पंचमाक्षर स्पर्श वर्ण होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को क वर्ण से लेके प वर्ग तक देखना होगा, वो 25 होते हैं। महाप्राण वर्ण हैं, जब मैंने महाप्राण अल्प प्राण आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि महाप्राण स ह हैं और अल्प प्राण य र ल व हैं, यानी स जो है वो कौन सा वर्ण है, महाप्राण। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञ वर्ण किन शब्दों के संयोग से बना है, ज और ञ, यानी ज और ञ से मिलकर ज्ञानी ज्ञ वर्ण बना हुआ है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, और ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने वर्ण से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, और मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।